नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, दोस्तों। काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए। काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए। कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए। जिंदगी तो यहाँ हर कोई जीता है। आप जिंदगी ऐसी जियो कि मिसाल बन जाए। तो आपको जिंदगी ऐसी जीनी है और मिसाल बने। आज हम एक नए टॉपिक के साथ चलेंगे, वो रहेगा आपके कौशिकात्व या केशिकात्व। केशिकात्व, कैपिलरी। केशिकात्व छोटा सा टॉपिक है। सवाल भी यहां से बना है। आगे सारे केशिकात्व क्या होता है? महेंद्र कहाँ गया? आज आया नहीं क्या? कहाँ गया? केशिकात्व क्या होता है भाई? ये एक केस नली है। केस नली होती है, केस नली। कम त्रिज्या की समान आकार की केस नली होती है। ये एक नली है, आप देख रहे हैं, ठीक है जी। समान आकार की समान त्रिज्या की ये केस नली है। इसमें कोई लिक्विड पानी डाला जैसा है, जैसे तेल डाला है इसमें, तेल। यहां से आर्मी के एग्जाम में पिछली बार पेपर में सवाल भी पूछा गया था। जो चिमनी होती है उसकी जो तेल की बाती होती है, इसमें तेल का ऊपर चढ़ना और नीचे उतरना, ये किस घटना पर आधारित है? ये सवाल आया था पिछले पेपर में, आप सबको याद होगा। तो केशिकात्व क्या होगा? कैपिलरी क्या है? केस नली में, केस नली में किसी द्रव्य का, केस नली में किसी द्रव्य का, द्रव्य मतलब द्रव्य में क्या आता है? तेल आता है, पानी आता है, जो भी आता है। ये कांच की नली होती है। तो केस नली में किसी द्रव्य का ऊपर तथा नीचे, ऊपर चढ़ना और नीचे उतरना, ऐसे लिख लो आप, ऊपर चढ़ना, ऊपर चढ़ना तथा नीचे उतरना की घटना क्या कहलाती है? कैशिकात्व कहलाता है। केशिकात्व क्या है? केस नली जो होती है उसमें किसी लिक्विड का ऊपर चढ़ना और नीचे उतरना। तो यहां एक द्रव्य है, पानी जो भरा रहता है, या तेल आप कह सकते हैं, किसी केस नली में उसका ऊपर चढ़ना नीचे उतरना, ये वाली घटना क्या कहलाएगी? केशिकात्व कहलाएगा। ये एग्जाम में आया हुआ सवाल, ध्यान दीजिए। समान आकार की समान त्रिज्या की ये नली होती है। केस नली क्या है? केस नली कम आकार की समान त्रिज्या की, या ऐसे बोले, कम त्रिज्या की समान आकार की नली है। समान आकार की खोखली नली होती है। ध्यान दीजिए, यहां से प्रश्न पूछा हुआ है। एग्जाम्पल अति इंपॉर्टेंट रहेंगे, उदाहरण सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब ये तो आपको पता चल गया, केस नली कांच की एक नली होती है, ठीक है। खोखली नली होती है, उसमें पानी या द्रव्य जो भी है, आपका तेल है, वो ऊपर चढ़ता है, नीचे उतरना है। ये वाली घटना केशिकात्व कहलाएगा। ये वाली घटना क्या कहलाएगी? केशिकात्व कहलाएगी। एग्जाम्पल देखिएगा, सवाल पूछा गया, क्या हो गया? चिमनी जानते हो? चिमनी, या लालटेन मैं कह सकता हूं, लालटेन। बाती होती है कि नहीं?
तेल का ऊपर और नीचे उतर, तेल का ऊपर चढ़ना और नीचे उतरना, और नीचे उतरना, ये लीजिएगा। और यही है वो सवाल जो आर्मी की एग्जाम में आया हुआ है, ये भी ध्यान दीजिएगा, आर्मी के पेपर में ये प्रश्न पूछा हुआ है। ये सवाल पेपर में आया था, चिमनी की बाती में तेल ऊपर नीचे क्यों चढ़ता उतरता है? तो सिंपल सा आंसर था केशिकात्व। क्या था? केशिकात्व। कैपिलरी कहते हैं इसको, ये भी ध्यान देना, कैपिलरी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? कैपिलरी। ये भी दे सकते हैं। तो ये एक ऐसी घटना है जिसमें किसी लिक्विड का, किसी द्रव्य का ऊपर और नीचे स्थानांतरण होता है, ऊपर चढ़ता है नीचे उतरता है, ये वाली घटना आपके कैशिकात्व कहलाएगी। और एग्जांपल दीजिएगा, और क्या रहने वाला है इसके उदाहरण? ब्लॉटिंग पेपर, ये भी इंपॉर्टेंट उदाहरण है। ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही का सोखना, ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही का सोखना, यह भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही का सोखना। किसान खेत को जोतने से पहले मिट्टी को क्या करता है? हाँ, इसीलिए करता है। किसान खेत की जुताई, किसान खेत की जुताई से पहले मिट्टी को पोली बनाता है, मिट्टी को पोली बनाता है, ताकि जड़ों में पानी है वो आसानी से पहुंच सके। पता है ना? मिट्टी को पोली बना लेंगे, बारिश होगी, उसका पानी जड़ों तक आसानी से जाएगा, और वो पानी पेड़ पौधों जो भी है फसल है उसमें ऊपर आसानी से चढ़ता रहेगा। तो ये सारे के सारे उदाहरण हैं। और भी है क्या एग्जाम्पल? हाँ, यही है सारे। ठीक है, तो ये कैशिकात्व है। ये वाला एग्जाम्पल एग्जाम में पूछा हुआ है। लालटेन और चिमनी की बाती में तेल का ऊपर और नीचे उतरना चढ़ना, ये पूछा हुआ है। ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही का सोखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। किसान खेत की जुताई से पहले मिट्टी को पोली बनाता है ताकि पानी जड़ों तक आसानी से पहुंच जाए, पानी जड़ों तक आसानी से पहुंच जाए। ठीक है जी, ये सारे के सारे एग्जाम्पल रहेंगे केशिकात्व के, ये पूछे हुए हैं, इंपॉर्टेंट है सारे के सारे, ध्यान देना आप। कर लोगे? छोटा सा टॉपिक है केशिकात्व। क्लियर हुआ? तो ये तो छोटा सा टॉपिक था, कोई ज्यादा इसमें है नहीं, आराम से आप कर लोगे, और इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट, अब इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज, गति के नियम। न्यूटन के गति के नियम, ये वाला। गति के नियम पता है ना? आते हैं आप सबको या नहीं आते हैं? न्यूटन ने गति के जो नियम दिए थे वो कौन सी पुस्तक में लिखे थे? न्यूटन ने ये गति के जो नियम दिए थे इसका वर्णन कौन सी पुस्तक में किया था? ध्यान दें, न्यूटन ने प्रिंसिपिया, कौन सी पुस्तक दी? प्रिंसिपिया। यस, न्यूटन ने प्रिंसिपिया पुस्तक में गति के नियम दिए, गति के नियम की व्याख्या की। या सीधा सा प्रश्न पूछे कि न्यूटन की पुस्तक कौन सी है, तो प्रिंसिपिया हो गई। द ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री किसकी पुस्तक थी? तो मेंडल की थी। किसकी थी? मेंडल की। आता है ना आप सबको, लिखाए हुए सारे। न्यूटन की गति के नियम। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, गति किसको कहते हैं? गति। मोशन किसको कहते हैं?
बताओ भैया, गति किसको कहा जाता है? यहां से वहां चलेंगे तो क्या होगा? गति होगी। तो उसमें क्या हो क्या रहा है? गति किसको बोलते हैं? गति का मतलब होता है समय के साथ स्थान परिवर्तन। क्या होता है? समय के साथ स्थान का परिवर्तन। समय के साथ स्थान परिवर्तन को क्या कहते हैं? गति कहते हैं। समय के साथ स्थान परिवर्तन ही गति कहलाता है। क्या कहलाता है? गति। अब यहां एक और शब्द आता है विस्थापन। क्या आता है? विस्थापन। समय के साथ स्थान परिवर्तन को हम गति कहते हैं। चल रहे हैं, यहां से वहां गए तो समय तो लगा, स्थान का भी बदलाव हो गया, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचे तो इसमें समय तो लगा ही है। तो समय के साथ स्थान परिवर्तन को हम क्या कह देते हैं? गति। गति के विभिन्न प्रकार हम पढ़ेंगे, गति के प्रकार भी हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले देखेंगे न्यूटन के गति के नियम। कितने नियम दिए? 3। कितने नियम दिए? 3। न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे। गति के नियम दिए और ध्यान में रखना कितने दिए थे? 3। कई बार सीधा साफ सवाल भी पूछ लेते हैं। न्यूटन ने गति के कितने नियम दिए? 3 दिए। पहला कौन सा है बेरा जी? कौन सा है पहला? गति का पहला नियम कौन सा है? कौन सा होता है? अरे प्रथम नियम है, इसको बोलते हैं जड़त्व का नियम। क्या बोलते हैं? जड़त्व का नियम। प्रथम नियम को क्या कहते हैं? रे जड़त्व का। याद रखना है कि जड़त्व पर आधारित है। अभी पढ़ेंगे इसको, जड़त्व। सवाल पूछते हैं कई बार, गति का पहला नियम किस पर आधारित है? तो जड़त्व पर आधारित है। किस पर? जड़त्व पर। ठीक है। दूसरा संवेग पर आधारित है। ये द्वितीय नियम होगा, द्वितीय नियम। और ये द्वितीय नियम किस पर आधारित है? संवेग पर। इसमें हम संवेग की बात करेंगे। और तीसरा नियम जो होता है वो है आपके क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। कौन सा है? क्रिया प्रतिक्रिया। अब एक एक ही चर्चा करेंगे, पहले आप नोट करें। पहले तो नाम पता होना चाहिए कि पहला नियम कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, इसमें क्या पूछा जा रहा है। सिंपल सा सवाल कई बार पूछ लेते हैं। तो गति के जो नियम दिए वो न्यूटन ने प्रिंसिपिया पुस्तक में रखे थे। पहला नियम जड़त्व पर आधारित है, दूसरा नियम किस पर आधारित है? संवेग पे, और तीसरा नियम किस पर आधारित है? क्रिया प्रतिक्रिया। नोट कर लें आप। तो गति के कितने नियम है जी? गति के 3 नियम है। समझे क्या? गति के 3 नियम है। न्यूटन की गति के नियम। गति का प्रथम नियम समझते हैं, क्या कहते हैं बताओ? ये नियम क्या कहता है? अच्छा, इसमें इंपोर्टेंट बातें हैं। पहला सवाल यहां से ये बनता है कि ये डिपेंड किस पे करता है? तो जड़त्व पे करता है, सीधी सी बात है। और दूसरा यहां से सवाल निकल के आएगा, ये किसको परिभाषित करता है? तो बल को परिभाषित करता है। ये 2 सवाल सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं यहां से। किस पर आधारित है? जड़त्व पर। किसको परिभाषित करता है? बल को। तो ये दोनों बातें आपको याद होनी चाहिए। ये दोनों बातें आपको याद होना चाहिए। गति का पहला नियम क्या क्या बताता है? ध्यान दें, ये जड़त्व पर तो आधारित है। किस पर आधारित है? ये जड़त्व पर। ये जड़त्व पर आधारित है। ये दोनों बातें ध्यान में रख लेना, यहां से सवाल गलत होने की संभावना होती है। गति का पहला नियम किस पर डिपेंड करता है? जड़त्व पर डिपेंड करता है, जड़त्व पर निर्भर करता है। और ये परिभाषा किसकी देता है? तो बल। बल को परिभाषित करता है। ये दोनों बातें बल को परिभाषित करता है। ये सीधा सा प्रश्न पूछा जाता है, गति का पहला नियम किस पर आधारित है? तो आपका आंसर होना चाहिए गति का पहला नियम जड़त्व पर आधारित है। दूसरा सवाल आपके सामने यह आता है कि गति का दूसरा नियम किसको परिभाषित करता है जी? तो याद रखना है ये बल को परिभाषित करता है। दोनों बातें याद करनी है, ठीक है।
और ये नियम क्या बताता है? अच्छा, जड़त्व किसी वस्तु की द्रव्यमान की माप होती है। जड़त्व, जड़त्व क्या है? द्रव्यमान की माप है। ये भी ध्यान में रखना, द्रव्यमान की माप को क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। द्रव्यमान की माप, और ये क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। जैसे ट्रक है, ठीक है, एक ट्रक है, एक साइकिल है। अब आपसे पूछे कि इसमें से किसका जड़त्व ज्यादा है, बताओ भाई। ट्रक है, साइकिल है, इसमें से जड़त्व ज्यादा किसका है? जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा जड़त्व उसी का ज्यादा होगा, क्योंकि द्रव्यमान ही जड़त्व की माप है या जड़त्व द्रव्यमान की माप है, एक ही बात है। किसी वस्तु का जो द्रव्यमान है वो उसकी जड़त्व की माप कहलाता है। यानी सीधी सी बात कहें कि द्रव्यमान जड़त्व पर आधारित है। जिस वस्तु का द्रव्यमान, अरे द्रव्यमान का मतलब होता है भार, द्रव्यमान का मतलब क्या है? भार। हाँ, भार होता है किलोग्राम। तो एक तो आपके सामने ट्रक है और दूसरा क्या है? साइकिल है। अब आपसे सवाल ये पूछा कि बताओ इसमें से किसका जड़त्व ज्यादा है? ट्रक का हो गया, क्योंकि ट्रक का वजन भी साइकिल की तुलना में क्या है? ज्यादा है। तो ट्रक का जड़त्व ज्यादा होगा, साइकिल का जड़त्व क्या होगा? कम होगा। छोटा सा प्रश्न है, कर लोगे? तो पहला नियम किस पे आधारित है? जड़त्व पर। ये किसको परिभाषित करता है? बल को। अब यदि पूरा समझना है तो मैं पूरी इसकी डेफिनेशन भी लिख देता हूं, नोट कर लें आप। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है, समझ में आ जाएगा? यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में, मैं पूरी बात को लिख रहा हूं, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में रहती है, तो वह विराम अवस्था में रहती है। मैं अभी बताऊंगा आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है। तथा गतिशील अवस्था में है, गतिशील अवस्था में है तो गति अवस्था में रहेगी, तो गतिशील अवस्था में रहेगी। जब तक कि बाह्य बल नहीं लगे। ये लो जी, ये पूरा सारांश निकल के आ गया। बाह्य बल नहीं लगे, नहीं लगे, ये पहला नियम है। गति का पहला नियम क्या कहता है? ये कहता है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है, ये देखो, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में रहती है, और यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में रहती है जब तक कि उस पर बाह्य बल नहीं लगे। क्या नहीं लगे? बाह्य बल। और इसका सार मैंने आपको पहले ही बताया कि गति का जो पहला नियम है वो बल को परिभाषित करता है। किसको परिभाषित करता है? बल को परिभाषित करता है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है, जैसे यहां कोई फुटबॉल पड़ा है, क्या पड़ा है? फुटबॉल, तो पड़ा ही रहेगा। अबे आज आपने यहां फुटबॉल रखा, कल वापस क्लास लेने के आओगे तो यहां फुटबॉल आपको मिलेगा, विराम अवस्था में ही तो है। विराम का मतलब एक ही जगह विराम अवस्था में रुका हुआ है, और जैसे ही आप आए, अपनी लात से अपने पैर से उसको मारा तो वो किस में चला गया? गतिशील अवस्था में चला गया। और वो कब हुआ? जब आपने क्या लगाया? बल लगाया। समझ में आ गया? ये टेबल पड़ी है, ये अभी विराम अवस्था में है, इसको मैं धक्का मारूंगा, बल लगाऊंगा, तब ये गतिशील अवस्था में आएगा। तो इसके भी दो टाइप हो गए, गति के पहले नियम के भी दो टाइप हो गए। कौन से हो गए? एक तो विराम अवस्था का नियम, और दूसरा क्या हो गया? गतिशील अवस्था का नियम। समझे? झाड़ी है, झाड़ी, झाड़ी जानते हो? यस, झाड़ी के बेर लगे हुए हैं, बेर लगे हुए भैया, उसको तोड़ना है, हाथ ऊपर जा नहीं रहा, बेर को भी तोड़ना है। कैसे तोड़ोगे? पत्थर मारना है। इससे भी सरल उपाय है, झाड़ी को पकड़ो, उसको हिलाओ, बेर आसानी से नीचे गिरेंगे, क्योंकि वो परिपक्व हो चुके हैं। तो जब तक बेर लगे हुए थे, कौन सी अवस्था में थे?
विराम अवस्था में। और जैसे ही आपने उस झाड़ी को हिलाया तो बेर नीचे गिर रहे हैं, इसका मतलब उसमें गति हो रही है, तो गतिशील अवस्था का नियम हो गया। समझ में आ गई बातें? ये कौन सा नियम है? पहला नियम है। और जिसके ज्यादा समझ में नहीं आ रहा वो ये दो बातें ध्यान में रख लेना। एक तो ये किस पर आधारित है, ये किसको परिभाषित करता है? बल को। और ये किस पर आधारित है? जड़त्व। आ गई बातें समझ में? नोट डाल के लिख लेना। गैलीलियो ने क्या? गैलीलियो। और गैलीलियो कौन था? गैलीलियो ने किसकी खोज की थी? दूरबीन की जी भाई, दूरबीन की है। नोट करवाऊं क्या इधर? यस, बादल में लिख लिया करो। हाँ जी, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। दूरबीन का आविष्कार किसने किया रे? दूरबीन का आविष्कार करने वाला वैज्ञानिक था गैलीलियो। कौन था? गैलीलियो। अच्छा, आपको याद है क्या कौन से ऐसे दो ग्रह थे जिनकी खोज है वह दूरबीन के आविष्कार के बाद में हुई थी? कौन से दो ग्रह थे जिनकी खोज दूरबीन के आविष्कार के बाद में हुई है? अरुण और वरुण। शाबाश। गैलीलियो ने इसे जड़त्व का नियम बोला है। क्या? गैलीलियो ने इसे जड़त्व का नियम कहा है। क्या कहा है? जड़त्व का। अब कंफ्यूज मत होना, आपसे इसकी जगह यह भी पूछा जाता है कि जड़त्व का नियम कौन सा है। तो जड़त्व का नियम भी कौन सा होगा? पहला ही होगा। हाँ, ज्यादा दिमाग मत लगाना। जड़त्व का नियम भी कौन सा है? पहला है। भाई जड़त्व का नियम कौन सा है? पहला है। ये बात किसने कही है? गैलीलियो। समझ गए क्या? जी। अब उदाहरण देख लेते हैं, गति के पहले नियम के एग्जाम्पल क्या कहते हैं। आपसे यहां से सवाल पूछे जाएंगे, निश्चित रूप से सवाल बनेंगे यहां से, है ना। उदाहरण की बात करें, गति के पहले नियम के उदाहरण क्या है समझना है आपको। ये ये दो बातों पर टिका हुआ है। एक तो था आपके विराम अवस्था और दूसरा था गतिशील अवस्था। बस खड़ी है, उसमें यात्री बैठे हुए हैं। बस खड़ी है, उसमें यात्री बैठे हैं। ड्राइवर आया, बस को स्टार्ट किया, रवाना कर दिया। अचानक बस को जब स्टार्ट करके बढ़ाया आगे, तो बताओ क्या होगा? यात्री जो बैठे हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या होगा बताओ? और वही बस चल रही है, बीच में कोई आ जाता है, ड्राइवर उसको अचानक ब्रेक मारता है, तो फिर क्या होता है? ठीक है जी, पता चल रहा है आपको आराम से। घोड़े पर एक सवार बैठा है, घोड़ा अचानक दौड़ता है, क्या होगा? उसका शरीर पीछे की ओर जाएगा। बैठा था घोड़े पर तो वो विराम अवस्था में था, और जैसे ही घोड़ा भागता है, गतिशील अवस्था। क्लियर हो गई बातें? लिख लो भी, लिखिएगा। बस में बैठा यात्री, अचानक बस को चलाने लिख दूं, क्या होगा? यात्री का शरीर क्या होगा? पीछे की ओर धकेलता है, पीछे की ओर धकेलता है। पता चल गया या नहीं चला? तथा ड्राइवर द्वारा अचानक ब्रेक लगाने पर, क्या भाई? अचानक है, ब्रेक लगाने पर क्या होगा? लगाने पर आगे की ओर झुकता है, आगे की ओर। यात्री का शरीर लिख देता हूं। बस में बैठे व्यक्ति का या यात्री जो भी है, शरीर आगे की ओर झुकता है। यहां से आपको समझ में आ गया होगा या नहीं आया? पक्का आ गया? और देखिएगा,
पेड़ से फल का गिरना, बताओ कौन सा नियम है, क्यों है? यस। बंदूक से गोली दागते समय कंधा पीछे की ओर खींचेगा, ये कौन सा नियम है? अब ये पहला नियम नहीं है भाई, ये पहला नियम नहीं है। बंदूक से गोली दाग रहे हैं, गोली आगे जा रही है, कंधा पीछे जा रहा है, तो इसमें कहां लागू हो रहा है ये? इसमें तो बिल्कुल नहीं हो रहा। हाँ, कांच है, बंदूक से गोली दाग रहे हैं तो कांच में छेद हो जाता है, छेद होता है कि नहीं होता? और वैसे ही आप पत्थर को उठा के यदि कांच की ओर मारोगे तो वहां छेद नहीं होगा, वहां उसके टुकड़े हो जाएंगे। बताओ ऐसा क्यों होता है? गोली का वेग ज्यादा है ना, है कि नहीं? चल गया पता? ये सारे के सारे किस पे निर्भर करते हैं? बिस्तर होते हैं, बिस्तर, बिस्तर पड़े, डंडा लेके जाओ, उसको मारो ऐसे ऊपर से, क्या होगा? धूल के कण उड़ते हुए नजर आएंगे आपको। तो जब तक पड़े थे वो विराम अवस्था में थे, जैसे ही आपने उस डंडे से पीटा, धूल के कण ऊपर उड़ रहे हैं, तो ये गतिशील अवस्था हो गई भाई, है कि नहीं? तो आप समझ आना कि गति का पहला नियम क्या है, क्या कहना चाहता है ना? बिस्तर को लकड़ी से पीटने पर, या कपड़े लिख लो, चाहे कपड़े लिख लो, धूल के कण उड़ते हैं, धूल के कण उड़ते हुए नजर आते हैं। देखा है क्या या नहीं देखा? तो ये सारे के सारे आपके पहला नियम कहता है ये सारी बातें। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे, बस आपको पता करना है कि ये कहना क्या चाह रहा है। समझ गए क्या? ठीक है, तो ये पहला नियम होगा। इसमें कुछ मुख्य बातें हैं, पूछा जा सकता है किस पर आधारित है, तो जड़त्व पर आधारित है, और पूछा जाए किसको परिभाषित करता है, तो बल को परिभाषित करता है। दो बातें जरूर ध्यान में रख लेना। नेक्स्ट, दूसरा नियम, गति का द्वितीय नियम। अरे पहला नियम कुछ समझ में आया या नहीं आया? दूसरा नियम संवेग पर आधारित है। किस पर? संवेग पर। लेकिन ध्यान देना, इसकी मुख्य मुख्य बातें आप ध्यान रख लेना। ये बल को परिभाषित नहीं करता, ये बल का व्यंजक प्राप्त करता है। गति का दूसरा नियम बल को परिभाषित नहीं करेगा, बल की परिभाषा नहीं बताएगा, ये बल का सूत्र स्थापित करता है। ये बात लिख लेना, बल का व्यंजक प्राप्त होता है, इससे बल का व्यंजक प्राप्त होता है। व्यंजक जान गए क्या? सूत्र। गति के किस नियम से बल का सूत्र प्राप्त होता है? तो गति के दूसरे नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। इस बात को आप जरूर ध्यान में रखेंगे। अब वही बात है, सवाल पूछा गया, कार्य का फॉर्मूला एग्जाम में आया हुआ सवाल है, आर्मी के एग्जाम में ही पूछा था, आर्मी के पेपर में पूछा हुआ प्रश्न है, कार्य का सूत्र क्या होता है? तो W बराबर F इंटू एस होता है। ये आया हुआ प्रश्न है। तो अब की बार हो सकता है कि ये पूछ ले बल का फॉर्मूला क्या होता है, बल का सूत्र क्या है, और बल किससे मिलता है जी? बल किससे मिलता है? मां से मिलता है। बल किससे मिलता है? मां से। अरे बल मां से मिलता है। किससे मिलता है? मां से। बल किससे मिलता है? मां से मिलता है। इस लाइन को आप समझ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? बल किससे मिलता है? मां से। अब बल को लिखते हैं फोर्स, और फोर्स का मतलब हो गया एफ। क्या हो गया? एफ। मां तो जानते हो आप, ये हो गया एम ए, तो एफ बराबर एम ए बन गया। तो बल कहां से मिलेगा? मां से। ऐसे याद हो जाएगा आपको, बल कहां से मिलेगा? मां से मिलेगा। यानी ये सवाल आपके सामने आएगा, एफ बराबर एम इंटू ए, ये क्या है? बल का फॉर्मूला है। एफ का मतलब है फोर्स, एम है आपकी
द्रव्यमान, और एक क्या है, एक्सलेरेशन, त्वरण है। या सीधा बोले तो बल बराबर क्या होगा, बल बराबर होगा द्रव्यमान और गुणा में क्या लिखूंगा, त्वरण। समझ में आ गई बातें। गति का दूसरा नियम हमें क्या बताता है, बल का सूत्र प्राप्त करना। और बल का सूत्र क्या होता है, F बराबर m गुणा a। m का मतलब हो गया द्रव्यमान और a का मतलब एक्सलेरेशन, त्वरण हो गया। अब आपसे कोई पूछे कि बल की परिभाषा क्या है, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को ही क्या कहते हैं, बल कहते हैं। किसी वस्तु को खींचना या धक्का लगाना क्या कहलाता है, बल कहलाता है। भाई किसी वस्तु को आप खींच रहे हैं, धक्का लगा रहे हैं तो बल लगेगा, तो बल कहलाएगा। और बल का वास्तविक अर्थ जो होगा वो होगा द्रव्यमान और गुणा त्वरण, इसको कहा जाता है बल। और याद करना है तो बल हमें मास से मिलेगा, ये आराम से याद हो जाएगा। बल कहां से मिलेगा, मास से मिलेगा। क्लियर हो गई बातें, बताओ कोई दिक्कत। बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, बल का ऐसा ही मात्रक, यही करवा देता हूं पूरी बातें। बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है रे, न्यूटन। और एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, यह भी ध्यान रखना। ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है। एक न्यूटन में डाइन की संख्या आपसे पूछी जाती है तो 10 की पावर 5 डाइन होते हैं। एक न्यूटन में डाइन कितने होते हैं, 10 की घात 5। ये भी ध्यान में रख लेना। बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन। और बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है, डाइन। क्या होता है, डाइन। ये दोनों बातें ध्यान रखना। बल का सीजीएस मात्रक, सीजीएस मात्रक यदि आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर होना चाहिए डाइन। क्या होगा, डाइन। दो तीन बातें अलग निकल के आ गई। तो भाई गति का दूसरा नियम हमें क्या बताता है, गति का दूसरा नियम बल का व्यंजक प्राप्त होता है इससे, बल का सूत्र। और बल का सूत्र क्या कहता है, बल मास से मिलेगा तो F बराबर m गुणा a। भाई जिसके बीच में कोई निशान नहीं होता वो हमेशा गुणा में ही होता है, पता है ना आप सबको। यस, तो बल बराबर बन गया द्रव्यमान और गुणा त्वरण। समझ गए क्या। बल का ऐसा ही मात्रक पूछा जाए न्यूटन, बल का सीजीएस मात्रक पूछा जाए डाइन, एक न्यूटन की वैल्यू पूछी जाए 10 की पावर 5 डाइन। ये सारी बातें गति के दूसरे नियम पर आधारित है। अब दूसरा नियम कहता क्या है वो भी लिखवा देता हूं। नियम क्या कहता है, ये नियम कहता क्या है दूसरा, किसी वस्तु के संवेग में, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होती है। किसके, आरोपित बल के समानुपाती होती है। आपको मुख्य मुख्य बातें याद करनी है। जैसा मैंने बोला कि पहला नियम यदि आपसे पूछा जाए तो दो बातें ध्यान में रखना, जड़त्व पर आधारित है, बल को परिभाषित देता है, आपको पता चल जाएगा वहां से। दूसरा नियम ध्यान रखिएगा, बल का हमें व्यंजक प्राप्त होता है, यहां से बल का सूत्र प्राप्त होता है। समझ गए क्या। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु आरोपित बल के समानुपाती होती है। ये गति का दूसरा नियम है। उदाहरण आपसे पूछे जाते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। कराटे खेलने वाला खिलाड़ी ईंट को आसानी से तोड़ देता है। क्यों तोड़ देता है, कराटे खेलने वाला खिलाड़ी ईंट को आसानी से तोड़ देता है, बताओ क्यों, क्यों तोड़ देता है। कांच की गिलास लाते हैं आप या कांच की जो भी सामग्री लेके आते हैं, पता है क्या, उसको आप दुकानदार ने जब भी आपको दिया है कांच की वस्तु, उसके ऊपर कागज को लपेट के दिया है, पता है क्या आपको, या ऐसे ही दे दिया। कांच की गिलास लेके आते हैं, उस पर कागज लपेट के दिया जाता है। टेलीविजन लेके आते हैं ना घर में नया, तो उसके चारों तरफ आपने देखा होगा क्या लगाया हुआ है, यस, है कि नहीं। इसका कारण क्या है, यदि वो वस्तु अचानक गिर जाए, हाथ से छूट जाए, तो पहले उस वस्तु को
चोट नहीं लगे, वो सुरक्षित रहे, इसलिए। तो ये नियम हमें यही बताता है कि चोट से हम कैसे बचें। टेनिस की गेंद को कैच करना आसान है या रबड़ की गेंद को कैच करना आसान है? बताओ भाई। अच्छा, खिलाड़ी गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को पीछे की ओर क्यों लेके जाता है? चोट नहीं लगे। जो कीपर होता है पीछे, आपने देखा है ना, गेंद को कैसे कैच करता है? कोई ऐसा है क्या गेंद ऊपर से आ रही है उसको कैच कर रहे हैं ऐसे करके, ऊपर हाथ ऐसे लेके जाएंगे ऊपर ऐसे? एक तो लगेगी उसके और दूसरा कैच भी स्लिप हो जाएगा। तो जब भी गेंद को कैच करना है तो अपने हाथों को उसके बराबर पीछे की ओर ले जाना चाहिए ताकि उसका बैलेंस बन जाए। ठीक है, तो ये सारी की सारी बातें हैं, वो गति का दूसरा नियम बताता है। कौन बताता है जी? गति का दूसरा नियम। लिखिएगा, कराटे खेलने वाला खिलाड़ी कराटे खेलने वाला खिलाड़ी ईंट को आसानी से तोड़ देता है। क्षेत्ररक्षक कहते हैं क्या उसको? और क्या कहते हैं भाई? क्षेत्ररक्षक ही कहते हैं क्या खिलाड़ी जो वो करते हैं फील्डिंग है? या सीधा लिख लो ना, गेंद को कैच करते समय, गेंद को कैच करते समय क्या करेंगे? हाथों को पीछे की ओर ले जाते हैं। पीछे की ओर ले जाते हैं। इसका मतलब सीधा सा ये हुआ कि गति का जो दूसरा नियम है वो हमें चोट से कैसे बचा जाए इस बात पे जोर देता है। समझेगा? गेंद को कैच करते समय जो खिलाड़ी है वो हाथ को पीछे की ओर ले जाता है। ठीक है, और बताओ। कांच की जो वस्तु होती है, कांच की वस्तु को कागज में लपेट कर रखा जाता है। अब आपके समझ में आ रहा होगा। ऊंची कूद कूदने वाला खिलाड़ी है ना, वो ऊंची कूद करने से पहले एक तो पीछे जाता है और दूसरा वहां गड्ढा बनाता है। ऐसा क्यों? ताकि वो चोट से बच सके, उसका बैलेंस भी बन जाए और वो चोट से बच भी जाए। पता है ना आपको, ऊंची कूद करनी है तो कुछ दूरी तय करनी होगी और वहां गड्ढा भी बनाना होगा ताकि जहां पैर लगाएं तो वो स्लिप नहीं हो, गिरे नहीं और ऐसा उसको चोट से बचा सके। तो ये सारी की सारी बातें कौन बताता है? ये गति का दूसरा नियम बताता है। समझ में आ गई बातें? अब चलते हैं गति का तीसरा नियम जो इंपॉर्टेंट है, थर्ड रूल्स, तृतीय नियम, गति का तीसरा नियम। तीनों नियम ध्यान में रखने हैं, उसके उदाहरण भी आपको आने चाहिए और ये इंपॉर्टेंट है। गति का तीसरा नियम क्या कहता है? क्रिया प्रतिक्रिया। ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रिया प्रतिक्रिया। गति का तीसरा नियम क्या कहलाता है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है। यानी क्रिया के फलस्वरूप प्रतिक्रिया होगी। कोई आप काम कर रहे हैं तो उसका ऑपोजिट होगा। ये बात ये बता रहा है। कुएं में से पानी निकाल रहे हैं आप, हैं? कुआं जो होता है उसमें से बाल्टी से आप पानी निकाल रहे हैं
और बाल्टी में रस्सी जो लगी हुई है वो टूट गई, आप ऐसे खींच रहे हैं उसको, रस्सी टूट गई, बताओ क्या होगा? अब बाल्टी तो अंदर जाएगी लेकिन आप भी पीछे गिरोगे, तो बाल्टी अंदर, आप पीछे गिरे, तो आगे पीछे की घटना, इसका मतलब क्रिया और प्रतिक्रिया हो गई। हुआ कि नहीं? ऐसी बातें आप जहां भी देखें आप बता देना, गति का तीसरा नियम है, सिंपल सी बात है। एग्जाम्पल, तैराक का पानी में तैरना, तैराक का पानी में तैरना। अब बताओ, अब तैराक जो होता है वो पानी में कैसे तैरता है? आप तो वैसे ही यहां स्विमिंग पूल में तैरते हो ना, कैसे तैरते हो बताओ? पानी में तैरना है तो हाथों से पानी को पीछे की ओर खींचेंगे, ऐसे पानी को ऐसे पीछे की ओर खींचेंगे तो आप तो आगे जाओगे, और पानी पीछे की ओर जा रहा है, तो इसका मतलब यही तो हुआ। अच्छा, कहीं कहीं ऐसे भी है। बताओ, मनुष्य कौन से नियम के तहत चलता है? मनुष्य जब चलता है तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? जड़त्व का नियम लागू होगा क्या? अरे जब आप चलते हो तो इसमें कौन सा नियम लगेगा? बताओ जरा, बताओ फटाफट। अरे आप जब चलते हो तो आपके पैर पीछे नहीं जाते? या कोई ऐसा भी है क्या जो पैरों को आगे ही आगे रखता है? ऐसा होता है? पैर तो पीछे की ओर जा रहे हैं, आप आगे चल रहे हैं। अभी चलो तो पता कर लेना है। अभी देखना आप, रॉकेट, रॉकेट का उड़ना, जब रॉकेट को उड़ाते हैं ना तो वहां बहुत ज्यादा बल लगाया जाता है, बहुत ज्यादा दाब लगाया जाता है। वो दाब नीचे की ओर लगेगा, जब दाब नीचे की ओर लगेगा तो रॉकेट ऊपर की ओर उड़ेगी। तो है कि दूसरे के विपरीत, और यदि एक दूसरे के विपरीत है यानी क्रिया के फल स्वरूप यदि प्रतिक्रिया हो रही है तो आप समझ आना कि ये गति का तीसरा नियम है। कौन सा है? तीसरा नियम। क्या हो गया? और लिखवाने? लिखो, बंदूक से गोली दागते समय क्या होगा बताओ? कंधा पीछे की ओर खींचता है। सही है कि गलत? कैसे? अब बंदूक से आप गोली दाग रहे हैं ना, ऐसे गोली दागोगे तो जैसे ही बंदूक ऐसे गोली दाग रहे हैं तो गोली तो भागेगी आगे, और आपका कंधा जो होगा वो हल्का सा पीछे होगा। तो ये भी गति का तीसरा नियम कहता है। लेकिन कांच में छेद हो जाता है, वो पहला नियम है। कौन सा है? वो पहला नियम है। और बताओ, इसका एग्जाम्पल बताओ फटाफट, बताओ। कुएं से पानी निकालते समय क्या होगा बताओ? बाल्टी की रस्सी टूटने पर, रस्सी टूट जाने पर क्या होगा रे? क्या होगा बताओ? इसमें क्या होगा? जब आप कुएं से पानी निकाल रहे हैं, बाल्टी भरी हुई है और बीच में अचानक रस्सी टूट जाती है, तो बाल्टी तो कुएं के अंदर जाएगी, लेकिन मनुष्य वो पीछे की ओर गिरेगा। तो इसमें भी क्या हो रहा है? क्रिया और प्रतिक्रिया नहीं हो रही क्या? एक दूसरे के ऑपोजिट काम हो रहे हैं। तो ये भी गति का तीसरा नियम है। कौन सा नियम है? तीसरा है। तो लिख लो आप, कुएं से पानी निकालते समय बाल्टी की रस्सी टूट जाने पर व्यक्ति पीछे की ओर गिरता है, व्यक्ति पीछे की ओर गिरता है, और बाल्टी कहां जाएगी? यस। तो ये भी एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए। और जब भी ऐसा काम होता है
तो ध्यान में रखिएगा वो गति का तीसरा नियम है। कौन सा है? तीसरा नियम। क्लियर हो गई बातें? तो ये सारे एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखने हैं, गति के तीसरे नियम के एग्जाम्पल है। और बताओ भैया और कौन से एग्जाम्पल है? क्या हो गया? अच्छा, हाँ ये भी सही है। नाव है ना, नाव, ये भी गति के तीसरे नियम के तहत चलती है। जहाज पानी में। अच्छा, आप बस से उतर रहे हैं, बस से उतरते समय जब बस रुक रही है और आप उतर रहे हैं तो आप कैसे उतरोगे? कोई ऐसा है क्या अपना मुंह पीछे करके ऐसे उतरता है? गाड़ी इस तरफ है, मुंह ऐसे पीछे कर लिया और वहां कूद रहा है तो उसको चोट लगेगी। उतरते समय हमेशा मुंह बस की हाँ उसकी दिशा में ही होना चाहिए और हल्का हल्का उसके साथ में भागना भी चाहिए, हल्के हल्के अपने कदमों से। समझ गए क्या? तो ये गति का तीसरा नियम था भाई। यहां से कोई प्रश्न पूछा जाए तो आप जरूर आंसर कर देना। क्लियर हो गई बातें? तो ये थे गति के नियम, 3 नियम थे जो आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, सीधा सा प्रश्न आए एग्जाम में, गति के नियम किसने दिए जी? तो गति के नियम देने वाला वैज्ञानिक कौन था? न्यूटन था। कौन था? न्यूटन था। 9 डाल के लिख लें एक बात को, ग्रहों की गति के नियम किसने दिए? ग्रहों की गति के नियम किसने दिए? अरे ग्रहों की गति के नियम किसने दिए थे? केपलर ने। किसने दिए? केपलर। अब यहां से गलत होने की संभावना ऐसे होती है कि जैसे ही नाम आया गति के नियम तुरंत कर दिया न्यूटन जी। यहां न्यूटन नहीं, यहां पूछा जा रहा है ग्रहों की गति के नियम, और ग्रहों की गति के नियम केपलर की देन है और गति के नियम किसकी देन है? न्यूटन की देन है। बताओ, आप बताओ, गति का पहला नियम किस पे आधारित है? जड़त्व पर। गति का पहला नियम किसको परिभाषित करता है? बल को परिभाषित करता है। हो जाएगा याद? और गति का दूसरा नियम, बल का फॉर्मूला क्या होगा? बल कहां से मिलता है? मास से। बल का ऐसा ही सिंबल क्या होगा? बल का सीजीएन डाइन होगा। बल का सीजीएस मात्र क्या होगा? डाइन होगा। और 1 न्यूटन की वैल्यू डाइन में कितनी होती है? तीसरा नियम क्या कहता है? हो गए याद? कोई दिक्कत नहीं है। अब पढ़ेंगे हम गति की विभिन्न टाइप। एक गति आज पढ़ने वाले, बाकी पढ़ेंगे कल, समय का अभाव। गति के प्रकार हम पढ़ने वाले हैं कल की क्लास में, लेकिन आज एक गति पढ़ने वाले हैं, है ना? और पहला इसका टाइप आप लिखिएगा, यादृच्छिक गति इंपॉर्टेंट है। यादृच्छिक गति, ये ऐसे सवाल है जो तुरंत माइंड में आ जाए। हाँ वही है यादृच्छिक गति। अब आपसे कोई पूछे कि घड़ी का जो पेंडुलम होता है उसमें कौन सी गति होती है, फिर आंसर क्या होगा? घड़ी का पेंडुलम देखा है ना? चक्रीय झूला देखा है? साइकिल के पहिए में कौन सी गति होती है? कुमार के चौक में कौन सी गति होती है? ग्रह सूर्य के चारों ओर किस गति के तहत चक्कर लगाते हैं? ऐसे प्रश्न एग्जाम में बनते हैं, लेकिन पहला टाइप हम पढ़ने वाले हैं वो रहेगा यादृच्छिक गति। कौन सी गति? यादृच्छिक। लिखिएगा, अनियमित गति कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? अनियमित गति। इसको कहा जाता है अनियमित गति, यानी इसकी दिशा निश्चित नहीं होती। दिशा निश्चित नहीं है, इधर जाते जाते इस साइड में चले गए, वहां जाते जाते यहां चले गए, तो इसकी कोई दिशा नहीं होती। अब साइकिल का पहिया घूम रहा है तो वो एक वृत्ताकार पथ में घूम रहा है, उसकी तो निश्चित है। घड़ी का पेंडुलम घूम रहा है तो उसकी भी गति निश्चित होगी।
लेकिन इसमें कोई निश्चित नहीं है, अनियमित गति है ये, है ना। दिशा निश्चित नहीं होती। दूसरी बात नोट कर लेना, दिशा निश्चित नहीं होती, दिशा निश्चित नहीं होती थी। इसमें क्या होगा, दिशा निश्चित नहीं है। और इसी गति को कहा जाता है टेढ़ी मेढ़ी गति। क्या कहा जाता है, टेढ़ी मेढ़ी गति कहते हैं। क्या बोला जाता है रे, टेढ़ी मेढ़ी, जिगजैग कहते हैं, जिगजैग। क्या कहते हैं इसको, जिगजैग, टेढ़ी मेढ़ी गति कहा जाता है, इसको कहते हैं। तो ये बातें आपको दिमाग में रखनी है। ये वाली गति अनियमित गति होती है, यानी इसकी दिशा निश्चित नहीं होती, और ये गति टेढ़ी मेढ़ी गति या जिगजैग के नाम से इसको जाना जाता है। समझ गए, यादृच्छिक गति। अब ज्यादा समझ में आएगा उदाहरण से, उदाहरण से ज्यादा समझ में आएगा यादृच्छिक गति क्या है। आपने मधुमक्खी देखा है, आपने तितली देखी है, अब बताओ, अब मधुमक्खी का कोई भरोसा है क्या? जब वो उड़ती है ना तो वो कहीं भी चली जाती है, उसका कोई भरोसा नहीं है, हैं? राजस्थान से हरियाणा भी पहुंच जाती है। भाई इसकी गति, इसकी दिशा निश्चित नहीं है, तो मधुमक्खी या तितली की गति जो होती है उसमें कौन सा प्रकार आएगा, यादृच्छिक गति आएगा। यदि प्रश्न पूछा जाए कि तितली में किस प्रकार की गति पाई जाती है, तो यादृच्छिक। मधुमक्खी में किस प्रकार की गति होगी, यादृच्छिक। और बताओ। यस जी बिल्कुल। और बताओ भैया, खेलते हुए फुटबॉल के खिलाड़ी, खेलते हुए फुटबॉल के खिलाड़ी। अरे भाई जब फुटबॉल खेलते हैं तो आपने देखा होगा कि उनकी गति भी निश्चित नहीं होती, होता है क्या? हाँ, टेढ़ी मेढ़ी गति होती है उनकी। तो खेलते हुए फुटबॉल के खिलाड़ी की गति। और बताओ, और क्या एग्जांपल होंगे? हैं? नहीं, कोल्लू का बेल होता है, उसमें ये नहीं होता। कोल्लू का बेल में ये नहीं होता। कोल्लू के बेल तो या तो घूर्णन गति करेगा या फिर उसमें वृत्ताकार गति होगी। सिंपल सी बात है, वो घूमता है एक ही जगह। ठीक है, तो हो जाएगी याद। अरे हो जाएगा क्या याद? मधुमक्खी और तितली में किस प्रकार की गति होगी, तो याद रखना यादृच्छिक गति होगी। खेलते हुए फुटबॉल के जो खिलाड़ी है उसमें किस प्रकार की गति होगी, तो यादृच्छिक गति हो। समझे? तो गति के तीनों नियम ध्यान में रखना है। गति, विभिन्न प्रकार की गतियां जो हम कल की क्लास में भी जानेंगे, तो किस में किस प्रकार की गति होती है यह भी ध्यान में रखना है। और एक छोटा सा टॉपिक शुरू में आपने केशिकात्व देखा था, जिसमें यह बताया गया कोई भी द्रव्य होता है वो किसी केश नली में ऊपर चढ़ता है और नीचे उतरता है। जो द्रव्य केश नली को भिगोता है वो अक्सर ऊपर चढ़ता है, और जो नहीं भिगो पाता वो नीचे उतरता है। तो ये था आपके आज का टॉपिक। अब एक क्लास का एक सवाल लेके क्लास को करेंगे समाप्त। एक सवाल लेता हूं, आंसर आप करना। एक प्रश्न लेंगे, बताना। देखें, ले लें क्या? सबसे पहले किसका आंसर आएगा अभी चेक कर लेते हैं। कल की क्लास का एक सवाल लेना चाहेंगे। कल की क्लास का सवाल है, देखते हैं याद है या नहीं। इसमें आप तुल्य प्रतिरोध और विद्युत धारा का मान बताना क्या आने वाला है। आगे, अरे प्रतिरोध यदि आपसे पूछा जाए तो ये किस क्रम में जुड़े हुए हैं? श्रेणी क्रम में। और कल ही मैंने आपको बताया था R1 R2 प्लस R3
तो R बराबर क्या बनेगा, 2 + 2 और प्लस में 2, तो यहां से निकल के आएगा आपके 6 ओम। और ये वाला धारा I कैसे निकालते हैं, V/R, तो क्या बनेगा, यहां से क्या निकल के आएगा, और 2 को क्या लिखूंगा, एम्पियर। तो ये वाले सवाल भी हम कर चुके हैं, कर नहीं चुके क्या। धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, ओम इंटू मीटर। तो हो गया यहां तक, कोई दिक्कत है तो बताओ। ठीक है, बाकी की जो गतियां हैं वो पढ़ेंगे हम कल की क्लास में। तो आज के लिए काफी है, मिलेंगे आगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।